हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स का सबसे आसान चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सबसे आसान, एनालिसिस ऑफ केबल्स। इससे इजी मैकेनिक्स में कुछ भी नहीं है। सब्जेक्टेड टू कंडीशन, अगेन स्टार है ना, टर्म्स एंड कंडीशन। स्टार वाली बात तो हर चैप्टर में आएगी। यदि आप इसके स्टेप्स को फॉलो करते हो स्ट्रिक्टली, जैसा मैं बता रहा हूँ, आपका केबल का प्रॉब्लम 100% सॉल्व होना ही चाहिए। आपका FX/FI मोमेंट का कंसेप्ट अब अच्छे से क्लियर हो चुका है। सी, केबल्स आर जनरली यूज इन ट्रांसमिशन लाइंस। आपने ऐसे केबल्स देखे होंगे बिटवीन टू ट्रांसमिशन टावर। आपने ऐसे केबल्स देखे हैं, हाई टेंशन लाइन के केबल्स आपने देखे हैं ना, कि ऐसा कोई टावर है, यहाँ पे दूसरा टावर है और ये दोनों के बीच में एक ऐसा केबल पास हो रहा है ट्रांसमिशन लाइन का। हमें ये केबल नहीं पढ़ना है, बिकॉज ये केबल जो डिफ्लैक्ट हो रहा है, ये अपने सेल्फ वेट की वजह से डिफ्लैक्ट हो रहा है। इसका कुछ खुद का वेट है, उसकी वजह से डिफ्लैक्ट हो रहा है। हमें जो केबल पढ़ना है दैट इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड्स। यानी एक केबल मैंने ऐसे टाई किया हुआ है बिटवीन टू हुक्स, बिटवीन टू वर्टिकल वॉल्स, और उसके ऊपर में पॉइंट लोड लगा रहा हूँ। एक सिंपल एग्जांपल देखें तो हम जैसे घर में कपड़े सुखाते हैं, कपड़े ड्राई करते हैं डोरी के ऊपर, दैट टाइप ऑफ केबल सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड्स। तो इनिशियली आपका केबल हॉरिजॉन्टल होगा। अब इस केबल का जब हम W1, W2, W3 ऐसे लोड्स लगाएंगे तो उसको ऐसा शेप मिलेगा, जो मैंने शेप यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। केबल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हमेशा दिमाग में रखना है। हम इक्विलिब्रियम के टाइम पर बहुत सारे टाइप के सपोर्ट्स पढ़े हैं। रोलर सपोर्ट पढ़े थे, हिंज सपोर्ट पढ़े थे, फिक्स सपोर्ट पढ़े थे। केबल में पहली कंडीशन, सपोर्ट कभी भी फिक्स नहीं होगा। केबल में सपोर्ट हमेशा हिंज सपोर्ट होता है, ऑलवेज हिंज होना चाहिए। तो हिंज पर दो रिएक्शन कंपोनेंट्स, उधर वाले हिंज पर भी दो रिएक्शन कंपोनेंट्स। रोलर भी पॉसिबल नहीं है। यदि आपने यहाँ पे रोलर लगा दिया, आप इसको पुल कर रहे हो, लोड लगा रहे, इसका मतलब यहाँ टेंशन डेवलप हो रहा है और ये पुल हो रहा है, तो ये तो मूव हो जाएगा। आप स्केट्स के शूज पहन के खड़े हो और आपको कोई पुल कर रहा है, तो क्या आप अपनी पोजीशन पर रह पाओगे? नहीं। सेम विद द केबल। तो केबल का पहली बात हो, दोनों सपोर्ट कैसे होने चाहिए? हिंज सपोर्ट होने चाहिए। सपोज ये डायमेंशन दिए हुए हैं ABCD, दिस distance through which any point is deflected after load is applied is known as sag of that point or elevation of that point. Vertical distance जो उसे DC या YC से रिप्रेजेंट करते हैं। This is elevation of D, this is elevation of E. और जैसे आपने W1, W2, W3 अप्लाई किया, हर एक सेगमेंट में, हर एक पार्ट में टेंशन डेवलप होगा। T1, T2, T3, T4। इस केबल का हमें करना है एनालिसिस। अब सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपको ये है कि जब सपोर्ट A और B हिंज सपोर्ट हैं, तो अब तक हम हिंज पर क्या करते आए हैं? अब तक हम क्या करते हैं, मैं ये पूछ रहा हूं। इक्विलिब्रियम में हमने क्या किया, बीम में हमने क्या किया, ट्रस में हमने क्या किया, फ्रेम में हमने क्या किया, या आगे करने वाले हैं। कहीं भी आपने हिंज सपोर्ट देखा, हम उस हिंज की जगह पे दो रिएक्शन कंपोनेंट्स अज्यूम करते थे। लिसन वेरी केयरफुली। हम हमारे मन से अज्यूम करते थे। कोई राइट पर लेता था, कोई लेफ्ट पर लेता था, कोई अपवर्ड लेता था, कोई डाउनवर्ड लेता था। सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक। बट केबल में आप अपनी मन की मर्जी नहीं चलाओगे। आप यहां पर अज्यूम नहीं करोगे। पूछो क्यों? अज्यूम करने में क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज इस हिंज का रिएक्शन ऑलरेडी पता है। कैसे? आप देखिए, ये सपोर्ट जो है A, वो किससे पुल हो रहा है? टेंशन T1 से पुल हो रहा है। तो इस सपोर्ट को इक्विलिब्रियम में रहना है तो क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन लगा देना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। यानी कि ये सपोर्ट जो है वो एग्जैक्टली ऐसा कुछ रिएक्शन दे रहा है, एग्जैक्टली इसके अपोजिट में, T1 के अपोजिट में, इक्वल टू R है। सो यहां पर सपोज मैं ऐसा लिख दूं कि दिस इज RA इज इक्वल टू T1
और अब इसको हम रिजॉल्व करते हैं तो इसके क्या कंपोनेंट्स बनेंगे? कंपोनेंट्स क्या बनेंगे? ये रिएक्शन इधर जा रहा है तो इसका एक्स कंपोनेंट ये डायरेक्शन में, वाई कंपोनेंट ऊपर, ऐसे कंपोनेंट्स आने चाहिए ना। तो एक्स कंपोनेंट इसका लेफ्ट साइड पर गया और वाई कंपोनेंट ऊपर आया। मैं इसको थोड़ा सा दिस इज वाई कंपोनेंट, ये था आपका रिएक्शन आर ए जो T1 के अपोजिट में लगा। ये T1 से हम इस सपोर्ट को पुल कर रहे हैं, सपोर्ट अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लगाएगा, जितना टेंशन उतना ही रिएक्शन। इस रिएक्शन को हमने रिजॉल्व किया तो एक्स हमारा ये साइड में आया, ए वाई हमारा अपवर्ड आया। अब सपोज बाई चांस आपके दिमाग में नहीं आया और आपने यहां पे अज्यूम कर लिया राइट साइड पर, तो आंसर कैसा मिलेगा? अब तक क्या होता था? आंसर नेगेटिव आता था, हमारा एजम्पशन गलत हो जाता था। बट केबल में आंसर नेगेटिव नहीं, रॉन्ग आएगा। बाई चांस आपने राइट पर लेके प्रॉब्लम स्टार्ट किया, वहीं पे जीरो, आपका प्रॉब्लम कोई देखेगा ही नहीं, क्योंकि वो प्रॉब्लम गलत ही होना है। रीजन भी तो बहुत सिंपल है। दो वॉल के बीच में विद द हेल्प ऑफ टू हुक्स हमने एक स्ट्रिंग लगा के रखा हुआ है। अब स्ट्रिंग के ऊपर जब हम लोड लगाते हैं तो हुक की टेंडेंसी क्या होती है? इट टेंड्स टू कम आउट। वो लूज रहेगा तो बाहर आने की कोशिश करता है। जिस स्ट्रिंग को आपने ऐसे टाई किया हुआ है हुक से वॉल के अंदर, उसको आप ऐसा खींच रहे हो, राइट? तो हुक ने कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाना चाहिए? टूवर्ड्स द वॉल लगाना चाहिए। यदि हुक ने भी सेम डायरेक्शन में रिएक्शन अप्लाई कर दिया तो इट विल कम आउट, पूरा सिस्टम बाहर आ जाएगा। इसलिए यहां रिएक्शन कंपोनेंट्स कंपल्सरी इस डायरेक्शन में यानी अवे फ्रॉम सपोर्ट होनी चाहिए। अब बी पर क्या हो रहा है देखिए, तो बी को मैं T4 से पुल कर रहा हूं, तो सपोर्ट क्या करेगा? इस T4 की एग्जैक्टली अपोजिट में एक रिएक्शन लगा देगा जो एग्जैक्टली T4 की अपोजिट में होना चाहिए, राइट? दैट रिएक्शन इज इक्वल टू T4। मैं लिखता हूं बाद में। अब इस रिएक्शन को यदि मैं रिजॉल्व करूं तो इसके दो कंपोनेंट्स कौन सी डायरेक्शन में बनेंगे? एक इधर, सॉरी, ऐसे दो कंपोनेंट बनेंगे। ऐसे रिएक्शन बन रहे हैं। So this tension T4 is exactly equal to reaction at support RB, and if we resolve this into two components, this is X component and this is Y component. So आप नोटिस कर रहे हो कि कंपोनेंट्स जो हैं स्ट्रिक्टली अवे फ्रॉम द सपोर्ट्स आ रहे हैं। तो आपका पहला स्टेप होना चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एंटायर केबल by taking reaction components away from the supports। देखिए स्टेप नंबर 1 क्या लिख रहे हैं? कंसिडर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एंटायर केबल बाय टेकिंग, मैंने बाय अज्यूमिंग नहीं लिखा हुआ है, बाय टेकिंग द रिएक्शन कंपोनेंट्स स्ट्रिक्टली अवे फ्रॉम द सपोर्ट्स। एंड दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट इन एनालिसिस ऑफ केबल। केबल छोड़ के आपको कहीं भी हिंज दिख जाए, कहीं भी, आप आंख बंद करके आपको जो मन में आता है करो। राइट लेना है राइट लो, अपर लेना है अपर लो, डाउनवर्ड लेना है डाउनवर्ड लो, लेफ्ट लेना है लेफ्ट लो, केबल में नहीं करना है। रिमेंबर दिस स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। ये पहला स्टेप बता दिया मैंने, पहला स्टेप हो गया। अब देखिए हमें रिएक्शन कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। तो एंटायर केबल के लिए मैं 3 कंडीशन लगा दूंगा। पहले समेशन Fx0, फिर समेशन Fy0 और फिर मोमेंट अबाउट एनी वन सपोर्ट। सपोज मैंने यहां पर समेशन Fx0 लगाया तो क्या आएगा? -ax प्लस bx इक्वल टू 0। तो ax इक्वल टू bx एक इक्वेशन मिल गया। Fy सॉल्व किया, ay
प्लस बी वाई माइनस W1 माइनस W2 माइनस W3 इक्वल टू 0, तो ए वाई प्लस बी वाई इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। यहां W1 W2 W3 गिवन होंगे। देन स्टेप नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 रेदर, टेक मोमेंट अबाउट लेफ्ट सपोर्ट और राइट सपोर्ट। आप कहीं भी ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपके दोनों सपोर्ट सेम लेवल पे है ना, तब तक ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। डिफरेंट लेवल का आएगा तो थोड़ा सा हम सोचेंगे, वहां हम टेक्निक का यूज करेंगे। आपने मान लो सपोर्ट ए पर मोमेंट लिया, तो कौन से फोर्सेस ए से पास हो गए? एक्स, ए वाई और बी एक्स, ये इंटरनल हैं। T1 T2 T3 T4 ये सब बैलेंस फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस हैं। इंटरनल फोर्सेस जब तक आप इसको कट नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। तो आप यहां मोमेंट लोगे तो आएगा बी वाई इंटू दिस डायमेंशन वॉट एवर इट मे बी, सपोज दिस इज ए है, W1 इंटू ए, W2 इंटू ए प्लस बी, W3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ऑल क्लॉकवाइज। आपको वहां से बी वाई की वैल्यू मिल जाएगी। बी वाई मिल गया तो ए वाई मिल गया। बट प्रॉब्लम क्या है कि तीन कंडीशन लगाने के बाद आपको एक अननोन नहीं मिलेगा। क्यों? अननोन है 4, एक्स, ए वाई, बी एक्स, बी वाई, 4 अननोन, 3 कंडीशन। सॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता है। दैट मीन्स वी नीड वन मोर एक्सप्रेशन, वन मोर रिलेशन। तो आफ्टर अप्लाइंग 3 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम टू एंटायर केबल सिस्टम, हमें क्या करना है? देखिए आगे का स्टेप नंबर 2 है अप्लाई 3 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम टू एंटायर केबल सिस्टम, जो हमने लगा दिया। अब क्या करना है? नाउ कट द केबल। अब केबल को कट करो। कहां से? स्टार्टिंग फ्रॉम सपोर्ट एंड अप टू द पॉइंट वेयर सैग इज नोन। पार्ट हमेशा सपोर्ट से लेना है, ऐसा बीच में से पार्ट नहीं उठाना है। इधर आप लेफ्ट सपोर्ट से लो, राइट सपोर्ट से लो, पार्ट आपका सपोर्ट से ही स्टार्ट होना चाहिए और अप टू द पॉइंट वेयर एलिवेशन इज नोन, वेयर सैग इज नोन। जिस पॉइंट का सैग आप जानते हो वहां तक का पार्ट ले लो। अब सपोज मुझे ये दिया हुआ है, सपोज ये दिया हुआ है 3 मीटर्स, तो मैं कौन सा पार्ट ले सकता हूं? मुझे पार्ट कौन सा लेना चाहिए? इधर मैं बी ई डी ले लूं या ए सी डी ले लूं, कोई भी एक ले लो। वहां पर एक सिंपल टेक्निक याद रखिए कि आपने स्टेप नंबर 2 में यदि मोमेंट ए पर लिया हुआ है, पहला मोमेंट, पूरे केबल में हम एक ही बार मोमेंट लेंगे, दैट्स इट, पूरे केबल में। सपोज आपने मोमेंट ए पर लिया हुआ है तो आप पार्ट उधर से लो, उधर से लो। क्यों? ये आपको पता चलेगा। आपने पहला मोमेंट ए पर लिया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो आपके पास जो इक्वेशन होगा वो बी वाई का होगा। ठीक है। अब सपोज आपने पार्ट यहां से लिया तो बी वाई कहां से आएगा इसमें? इसलिए फर्स्ट मोमेंट लेफ्ट सपोर्ट पर, पार्ट फ्रॉम राइट सपोर्ट। अब राइट सपोर्ट से पार्ट स्टार्ट करना है, कहां तक लेना है? जिसका आपको एलिवेशन पता है। अब सपोज मुझे डी का एलिवेशन पता है तो मुझे पार्ट लेना चाहिए बी ई डी। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, सेम लेवल का प्रॉब्लम है तो ये सोचना ही नहीं है। बट मैंने तो इसको मैकेनिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रखा हुआ है कि यदि आप मोमेंट लेफ्ट सपोर्ट पे ले रहे हो तो पार्ट राइट से लो, कभी गलत नहीं होगा। नाउ आई एम टेकिंग दैट पार्ट। देखिए इस पार्ट का मैं सेपरेट एफबीडी बना रहा हूं, तो ये एफबीडी कैसे आएगा? बी ई डी का एफबीडी, यहां पर देखिए बी ई डी, ऐसा पार्ट है। कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो आपका लग रहा है यहां पर बी एक्स, यहां पे बी वाई, यहां पे W3, यहां पे W2, ठीक है जी। आई एम टेकिंग सम टाइम हियर बिकॉज ये इंपॉर्टेंट स्टेप हैं। बी ई डी हमने लिया, बी ई डी
हमने केबल को कहाँ से काटा है, BED पूरा पार्ट लेना है तो मुझे केबल को यहाँ से कहीं कट करना पड़ेगा। कौन सा टेंशन कट हुआ, T2 कट हुआ, तो आपको उस डायग्राम में T2 बताना पड़ेगा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि कट करने के बाद केबल ऐसे रहेगा, ऐसा एक्सपेक्ट करना ठीक है? केबल है ये, रॉड नहीं है। केबल को यहाँ से काटने के बाद हमने यहाँ लोड भी लगा रहे हैं और हम सोच रहे कि ये शेप में पड़ा रहे, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसको होल्ड करने वाला कोई तो भी चाहिए। यहाँ से उसको एक फोर्स टेंशन लग रहा है एंड दैट टेंशन इज T2। ये T2 लग रहा है यहाँ पर। दिस इज BX, दिस इज BY, दिस इज W3, E पर लग रहा है, दिस इज W2 एंड दिस इज टेंशन T2। करेक्ट? ये पार्ट समझ में आया? बात बहुत सिंपल याद रखिए, आपने पार्ट BED लिया है तो D के बाद जो टेंशन है वो FBD में आएगा। BE लिया तो E के बाद जो टेंशन है वो दिखेगा, बाकी टेंशन नहीं दिखेंगे क्योंकि आपने इसको काटा नहीं है ना। जब तक आप इसको कट नहीं करते हो इंटरनल फोर्स इंटरनल ही रहेगा, कट करने के बाद तो दिखता है, एक्सटर्नल बनता है। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर कुछ टेक्निक यूज़ करने वाले हैं। व्हाट इज दिस? ये हमारा सपोर्ट है और इससे मैं बोल रहा हूं फ्री एंड, जहां से कट किया हुआ है। अब इस पार्ट के लिए आप क्या करोगे? ये भी तो इक्विलिब्रियम में है। आप चाहो तो यहां पे 3 कंडीशन लगा सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या आएगा कि आपने Fx0 लगाया तो इसमें Bx आएगा और -T2 cos थीटा आएगा, तो एंगल तो हमें पता ही नहीं है। Fy लोगे तो By भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और इसका साइन कंपोनेंट आएगा। अननेसेसरी टेंशन इन्वॉल्व हो रहा है, अननेसेसरी हमें टेंशन आ रहा है। हमें टेंशन नहीं चाहिए, हम टेंशन को अवॉइड करना चाहते हैं। तो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग Fx0 Fy0 आप सीधा यहां पे मोमेंट लो बस। बट मोमेंट कहां लेना है? फ्री एंड पर। तो यहां मोमेंट लेने से ये टेंशन 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। आपको एक और रिलेशन मिल जाएगा BX BY का, उसको सॉल्व करोगे आंसर मिलेगा। तो क्या है स्टेप? कट द केबल, कंसीडर पार्ट ऑफ द केबल स्टार्टिंग फ्रॉम सपोर्ट, इधर लेफ्ट और राइट अप टू यू, बट अप टू द पॉइंट वेयर एलिवेशन इज नोन, and after considering that part, don't apply Fx0 Fy0, take moment about free end. See, next step क्या बोल रहा है? Cut the cable, consider part of the cable starting from support and up to the point where seg is known. ये तुमने कर लिया। अब क्या बोल रहे हैं? For this part, apply summation m equal to 0 about free end. स्ट्रिक्टली नॉट अबाउट सपोर्ट। पार्ट लेने के बाद सपोर्ट पर मोमेंट नहीं लेना है। आपका प्रॉब्लम 2 पेज का हो, 5 पेज का हो, सपोर्ट पर आप एक ही बार मोमेंट लोगे, उसके बाद सपोर्ट को बाय बाय। आप बाद में सपोर्ट पर मोमेंट नहीं लोगे। ठीक है? तो ये एट द एंड ऑफ स्टेप नंबर 4 आपको चारों रिएक्शंस मिल जाएंगे। एक बार 4 रिएक्शन मिल गए, अब बारी आती है टेंशन फाइंड करने की। यदि टेंशन पूछा हुआ है तो नाउ सी, एज पर अवर अर्लियर डिस्कशन, हमने पहले ही बता दिया था कि ये टेंशन जो है किसके बराबर होता है? RA के बराबर होता है। और ये रिएक्शन फाइंड करना है तो अंडर रूट में AX² + AY² कर सकते हो। दैट मीन्स वी कैन से दैट द सपोर्ट टेंशन, सपोर्ट के साथ जो टेंशन जुड़ा हुआ है, ये दोनों एंड टेंशन जिसे बोलते हैं, वो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टेंशन T1 इज इक्वल टू वॉट? T1 इज इक्वल टू RA एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में AX² + AY²। तो आपने एक बार रिएक्शन निकाल दी, इसका मतलब ये टेंशन आपको पता ही चल गया। सिमिलरली उधर का टेंशन किसके बराबर है?
RB के बराबर। तो T4 और RB इक्वल होंगे, तो आपको T4 कैलकुलेट करना है, तो आप RB कैलकुलेट कर लो, और RB इज गिवन बाय अंडर रूट में bx² प्लस by²। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आई। अब बचा आपका T2 और T3। अब T2 T3 फाइंड करने के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बिकॉज आप D पॉइंट को ऑब्जर्व करो, D पॉइंट को ऑब्जर्व करो, D पॉइंट पर क्या एक्ट हो रहा है? ये टेंशन लग रहा है, यहां पर ये टेंशन लग रहा है, और यहां पर ये वेट लग रहा है। तो क्या D पॉइंट पर आप लैमिस थ्योरम नहीं लगा सकते? लगा सकते हो ना। लैमिस थ्योरम 3 फोर्सेस के लिए तो लगती हैं जब जॉइंट इक्विलिब्रियम में हो। तो ये T3, ये T2, W2, एंगल्स निकालो, लैमिस थ्योरम लगाओ, ये दोनों वैल्यूज आपको मिल जाएगी। तो एंड टेंशंस फाइंड करने के लिए रिएक्शंस निकाल दो, और इंटरमीडिएट टेंशन फाइंड करने के लिए लैमिस थ्योरम का यूज करो। ये है आपका नेक्स्ट स्टेप। देखिए स्टेप नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, टू फाइंड टेंशन इन डिफरेंट पार्ट। तो फर्स्ट इज support tensions are directly equal to the support reactions. What we did already. Support tension equal to support reaction. RA equal to T1 equal to under root में ax square plus ay square. RB is equal to T4 is equal to under root में bx square plus by square. To find intermediate tension use Lami's theorem at the joints. आप Lami's theorem लगा दो, आपको मिल जाएगा intermediate tension. अब आते हैं इस प्रॉब्लम में मैक्सिमम टेंशन कौन सा होगा, T1 मैक्सिमम, T2 मैक्सिमम, T3 या T4? बच्चे बोलते हैं सर कैलकुलेट कर लेंगे और देख लेंगे कौन सा मैक्सिमम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बात भी तो सही है, आपको तो शॉर्टकट बिल्कुल आता है कि वैल्यूज निकाल लो और देख लो कौन सा मैक्सिमम है। आई एग्री विथ यू, बट कभी कभी उल्टा प्रॉब्लम आता है कि मैक्सिमम टेंशन दे रखा हुआ है और कुछ पूछा हुआ है तब प्रॉब्लम आएगी। सॉरी। सो पहली बात तो टेंशन मैक्सिमम कहां होगा। आपने एक स्ट्रिंग ली, 2 हुक के बीच में उसको लगाया, ऊपर आपने कपड़े ड्राई करने के लिए डाले, तो ऑफ कोर्स मैक्सिमम प्रेशर तो हुक पे आने वाला है। तो मैक्सिमम ये हो सकता है, ये मैक्सिमम हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। बाय डिफॉल्ट ये 2 में से एक मैक्सिमम होगा, बट हमें डायरेक्ट पता करना है कौन सा मैक्सिमम होगा। तो आप पहले देख लीजिए, क्या ax और bx इक्वल हैं? क्या ax और bx इक्वल हैं? इफ योर आंसर इज यस, फिर तो आपका काम बहुत आसान हो गया। क्यों? यदि ax और bx इक्वल हैं तो ये टेंशन किस पर डिपेंड करेगा? ay पर डिपेंड करेगा। ये किस पर डिपेंड करेगा? by पर डिपेंड करेगा। यदि ax और bx की वैल्यू सेम है तो ये टेंशन ay पर डिपेंड करेगा, ये टेंशन by पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब आपको मैक्सिमम टेंशन ऑब्जर्व करना है। तो आंख बंद करके 2 वर्टिकल कंपोनेंट देखो, 2 वर्टिकल कंपोनेंट, मैक्सिमम के लिए 2 सिंग निकालने हैं। वर्टिकल कंपोनेंट देखिए, जिसका कंपोनेंट ज्यादा वहां का टेंशन भी ज्यादा। यदि ay ज्यादा आ गया तो T1 मैक्सिमम हो गया, यदि by ज्यादा आ गया तो T4 मैक्सिमम हो गया। ओके, मैक्सिमम टेंशन के लिए आपने क्या देखना है कि यदि ax और bx सेम है तो जहां वर्टिकल रिएक्शन ज्यादा वहां टेंशन ज्यादा। बट ऐसा नहीं हुआ तो बाई चांस ax और bx सेम नहीं आया, मान लो इसमें कहीं हॉरिजॉन्टल फोर्स भी दे रखा हुआ है, तो ax और bx इक्वल नहीं आएगा। उस केस में एक सिंपल लॉजिक रहता है, जिस पार्ट का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ज्यादा उसका टेंशन मैक्सिमम, जिसका एंगल मिनिमम वहां टेंशन मिनिमम। तो उस केस में आपने एंगल निकालने पड़ेंगे। बट मोस्टली हॉरिजॉन्टल फोर्सेस वाले प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, ओनली वर्टिकल फोर्सेस। सो ये आपका हो गया नेक्स्ट स्टेप। पढ़ते हैं, यहां तक हो गया, सेकंड तक। टू आइडेंटिफाई मैक्सिमम टेंशन जस्ट ऑब्जर्व वर्टिकल रिएक्शन कंपोनेंट्स, वेयर कंपोनेंट इज मोर
टेंशन विल बी मैक्सिमम। बट ये कब लगता है? व्हेन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आर इक्वल। जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल होंगे तो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट देखो, जिसका कंपोनेंट ज़्यादा वहाँ टेंशन ज़्यादा। अल्टरनेटिवली वेयर एंगल विद हॉरिजॉन्टल इज मैक्सिमम, टेंशन इज मैक्सिमम। ठीक है, तो इससे आपको टेंशन वाला पार्ट जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें फाइंड करना है एलिवेशन। एलिवेशन वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझेंगे। एलिवेशन मतलब सपोज मुझे वाई सी फाइंड करने के लिए पूछ लिया, वाई सी फाइंड करने के लिए पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे? पहले आप ये देखिए कि क्या सी पॉइंट सपोर्ट से बिल्कुल बाजू वाला पॉइंट है? हाँ जी है, ये सपोर्ट से बिल्कुल पास वाला पॉइंट है। सो यहां पर क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जी, बिल्कुल बन रहा है। ये पॉइंट भी सपोर्ट के पास वाला पॉइंट है, बिल्कुल बन रहा है। यहां पे भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। आप ध्यान से देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल एक बार बन गया तो आपका काम आसान हो गया। ये एंगल सपोज θ1 है, तो ये एंगल भी तो θ1 होगा। हमें एंगल कैलकुलेट नहीं करना है, ये एंगल θ1 होगा तो अपोजिट एंगल भी तो θ1 ही होगा। अब रिजोल्यूशन प्रोसीजर में हम tan थीटा कैसे निकालते थे? रिएक्शन निकालते थे अंडर रूट में a² + ay², और उसका डायरेक्शन कैसे निकालते थे? tan थीटा इज इक्वल टू ay/x। तो हम पहले निकालते थे tan θ1। ये करना नहीं है आपने, ay/x में टेक्निक बता रहा हूं, ये प्रोसेस है, टेक्निक अलग है। फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल में आप tan θ1 निकालो, तो राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड वाई सी है, एडजेसेंट साइड ए है। क्या आप दोनों tan θ1 को इक्वेट करोगे तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, ay/ax इज इक्वल टू yc/a। क्या यहां से हम yc निकाल सकते हैं? अब ये तो हो गया प्रोसेस। याद कैसे रखोगे? यदि यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल बन गया सपोर्ट के साथ, तो आप याद रखोगे वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। बहुत सिंपल, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सीधा आंसर मिलेगा। देखो उस ट्राइंगल में क्या लिख सकते हो, यदि आप सेम कंसेप्ट लगाते हो तो क्या लिख सकते हो? वर्टिकल कंपोनेंट by अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट bx इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस ye अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d। दैट्स इट। यहां से आपको ye मिल जाएगा। बट ये अप्रोच आप सिर्फ यहां पे लगा सकते हो, बीच में कहीं नहीं। ओके, बीच में मत लगाइए, ये सिर्फ यहां पे लगेगा। बट मान लो आपको yd पूछ लिया, तो YD की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ईयर डाउन की, YD एलिवेशन ऑफ पॉइंट D। एलिवेशन ऑफ पॉइंट, अभी कहाँ किसी का YD होता है? पहले होता था बहुत सारा, अब तो बहुत आसान हो गया आपका इंजीनियरिंग, है ना? इंजीनियरिंग पास होना बहुत आसान हो गया, नहीं हुआ? थोड़ा सा एफर्ट्स लगाते तो इजीली हो जाती है। पहले आप बिलीव नहीं करोगे, मैकेनिक्स का जो पेपर आता था पहले, वंस अपॉन ए टाइम, मतलब मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, 4% रिजल्ट, 5% रिजल्ट, ऐसे रिजल्ट आते थे। लाइन में फेल, मैकेनिक्स डाउन, कुछ भी डाउन है तो मैकेनिक्स डाउन। बट उस टाइम 100 मार्क्स का पेपर था, बहुत तगड़ा सिलेबस था, बियर एंड जॉनसन, मैकलिन एंड नेल्सन, R.C. हिबलर, टिमोशेंको एंड यंग, बहुत सारी फॉरेन ऑथर की बुक्स थी, उसी से प्रॉब्लम्स आते थे। नो रिपीटेशन, मतलब ऐसा होता ही नहीं था कि पिछले सालों में पूछा गया प्रॉब्लम कभी भी रिपीट हुआ हो। नो रिपीटेशन, एक बार क्वेश्चन आ गया उसकी डेथ हो गई, वो कभी नहीं आता था। एवरी टाइम न्यू, एवरी टाइम एवरीथिंग न्यू, तब बच्चों को प्रॉब्लम होती थी। अब तो एक पैटर्न बना हुआ है, एक पैटर्न बन गया है कि इस पैटर्न में चलते रहो, आपको उसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। बट फिर भी मैकेनिक्स इज द बिगेस्ट स्पीड ब्रेकर। बच्चे अटकते
फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं, वो कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं, कर लेते हैं, अटकते हैं मैथ्स और मैकेनिक्स में। ये तो सबसे कठिन सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग के लिए। मैथ्स आपने बहुत अच्छे से किया होता है 12th तक, आपको ही पता है अच्छे से किया है, बट स्टिल जब M1 M2 M3 आएगा ना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। वो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस होती है। मैकेनिक्स में भी स्टैटिक्स पार्ट अलग है, आप थोड़ा बहुत जो भी पढ़े हो, डायनेमिक्स पढ़े हो, मोशन वोशन का पार्ट थोड़ा सा पढ़े हो, ये आपके लिए नया है। केबल नया है, ट्रसेस नया है, फ्रेम्स नई चीज़ है आपके लिए, बीम नया चीज़ है आपके, 3 डायमेंशनल फोर्सेस नया है। अब 2D में फोर्स समझ में नहीं आता तो स्पेस में कैसे समझ में आएगा? यू नीड सम हेल्प, आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। एनीवे, वी आर हियर फॉर यू, डोंट वरी। I said vertical component upon horizontal component equal to vertical distance upon horizontal distance. But suppose आपको पूछ लिया कि YD निकालो, तो आपने रिपीट करना है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है? कट द केबल, कंसिडर पार्ट ऑफ द केबल स्टार्टिंग फ्रॉम सपोर्ट एंड अप टू द पॉइंट वेयर सेग इज रिक्वायर्ड। खाली नोन की जगह पे रिक्वायर्ड हो जाएगा और कुछ नहीं। To find seg of any other point, repeat step number 3. ये ऑलरेडी दिया हुआ है, vertical component upon horizontal component is equal to vertical distance upon horizontal distance. So with this concept, आप यदि स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6 लगा दिया, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगा। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। चलिए ये वाला केबल देखते हैं। ये दोनों साथ साथ में चल रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर ले। चलो पहले डेटा देख लो, बाद में इस फिगर को, मेरा स्टेटमेंट को मैं हटा दूंगा। 2 लोड्स आर सस्पेंडेड एज शोन इन फिगर फ्रॉम द केबल ABCD नोइंग दैट HB इक्वल टू 1.8 मीटर। यानी ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन 1.8 मीटर। शायद ये ज़्यादा थिक हो रहा है, इसको थोड़ा सा चलिए, ये आपको एलिवेशन दे दिया 1.8 मीटर। तो डिटरमाइन डिस्टेंस HC, यानी C पॉइंट का सेग फाइंड करना है, एलिवेशन फाइंड करना है और रिएक्शन D का निकालना है और मैक्सिमम टेंशन इन द केबल चाहिए। A पर हिंज सपोर्ट दिख रहा है, D पर हिंज सपोर्ट दिख रहा है। सबसे पहला काम क्या करोगे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। और फ्री बॉडी डायग्राम मैं अलग से नहीं बना रहा हूं, आप भी डायरेक्टली FBD बनाओगे, बट फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय सपोर्ट मत बताइए, सपोर्ट निकाल दीजिए। आई डोंट वांट टू ड्रॉ दिस फिगर अगेन एंड अगेन, सो आई एम मार्किंग लाइक दिस। हमें पता है कि एक कंपोनेंट यहां होना चाहिए लेफ्ट साइड पर, एक कंपोनेंट ऊपर होना चाहिए। यहां पर देखें तो एक dx और एक dy, ऐसे कंपोनेंट्स आएंगे। One second. चलिए ठीक है, dx और dy मार्क कर लिए। लेट अस नोट डाउन, दिस इज ax, दिस इज ay, दिस इज dx एंड दिस इज dy। सबसे पहले क्या करोगे? 3 कंडीशन लगाओगे एंटायर केबल के लिए। समेशन fx इक्वल टू 0, सो वी हैव माइनस ax प्लस dx इज इक्वल टू 0, और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स तो है नहीं, देयरफॉर ax इज इक्वल टू dx, इक्वेशन नंबर 1।
Then apply summation f of y equal to 0, ay plus dy minus 6 minus 10 equal to 0, ay plus dy minus 6 minus 10 equal to 0. ये तो हमारी नॉर्मल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है, जिसमें अब आपका मास्टर ही है, इज इक्वल टू 16 किलो न्यूटन. से इक्वेशन नंबर 2. अब लेते हैं मोमेंट. कहाँ लेंगे मोमेंट? मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं. अब मोमेंट कहाँ लोगे? सपोर्ट ए पर. ए पर मोमेंट लेंगे तो एक्स, ए वाई और डी एक्स ये सब ए से पास हो गए, सबकी मोमेंट 0 हो गई. डी वाई इंटू 10 एंटी क्लॉकवाइज, सिक्स इंटू 3 क्लॉकवाइज, 10 into 6 that is also clockwise. ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? ए पर सपोर्ट पर मोमेंट लिया, आप चाहो सपोर्ट डी पर ले सकते थे. मैंने सपोर्ट लेफ्ट पर ही रखा हुआ है, हमेशा मैं लेफ्ट सपोर्ट पे मोमेंट लेना चाहूंगा, सो दैट इफ नीडेड आई कैन टेक पार्ट फ्रॉम राइट सपोर्ट. सो इफ यू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डी वाई, तो दैट इज 60 plus 18 divided by 10, 7.8. Yes, so dy is equal to 7.8 kilonewton. Positive answer. What is the meaning of positive answer? What is the meaning of positive answer? मुझे पता था आप यही बोलोगे. पॉजिटिव आंसर मतलब अज्यूम डायरेक्शन करेक्ट. प्रभु हमने यहां पे क्या एज्यूम किया है? कुछ भी तो एज्यूम नहीं किया है. यही तो स्पेशलिटी है केबल की, हम कुछ भी एज्यूम नहीं करते हैं. नथिंग टू अज्यूम. हमने ऑलरेडी कंसेप्ट से डायरेक्शन चूज किया हुआ है, अज्यूम कुछ नहीं किया है. एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द केबल, नो नेगेटिव आंसर. केबल छोड़ के कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, ट्रस, इक्विलिब्रियम, बीम, फ्रेम, फ्रिक्शन, आपको आंसर प्लस माइनस मिलते थे. हम डायरेक्शन चेंज करते थे. यहां ऐसा कुछ नहीं होगा, कंपल्सरी पॉजिटिव. नेगेटिव आंसर आपका केबल में आ गया, दैट इज रेड सिग्नल फॉर यू कि समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गलत हो गया. नेगेटिव कभी नहीं आएगा, ऑल पॉजिटिव आंसर्स. चलिए, यानी dy तो हमने अपवर्ड लिया था, अपवर्ड ही है. ये dy को यहां पुट करो तो हमें ay भी मिल जाएगा. 16 minus 7.8, 8.2. ये भी अपवर्ड. दो कंपोनेंट्स में मिल गए. यहां एक रिलेशन मिला हुआ है. अभी तक हमें 4 अननोन थे, 2 मिल गए. अब हमारे पास इक्विलिब्रियम का कंडीशन नहीं है, अब हमें केबल को काटना पड़ेगा. अब 2 बातें, हर टाइम केबल को कट करने की ज़रूरत नहीं होती है. आप पहले देख लीजिए कि क्या सपोर्ट के पास ट्राइंगल बन रहा है, और उस ट्राइंगल में क्या आप डायमेंशन जानते हो? बिल्कुल, देखिए ये कितना है, 1.8 है, और ये सपोर्ट से पहला ही पॉइंट है. और सपोर्ट से पास वाले पॉइंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट is equal to vertical distance upon horizontal distance. तो आपको पार्ट लेने से बच जाओगे. यदि आपको कोई भी एक पॉइंट का, पहले वाले पॉइंट का एलिवेशन दिया हुआ है, तो आप अननेसेसरी पार्ट लेके मत सॉल्व करो. आप सीधा ये ट्राइंगल का यूज कर लो. ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल इक्वल टू वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल. अब ए वाई तो आपको पता है, यहां से आपको ए एक्स की वैल्यू मिल जाएगी. सो वी गेट ए एक्स इज इक्वल टू 3 times ए वाई डिवाइड बाय 1.8.
13.67, लेफ्ट साइड पर है, पॉजिटिव आना ही चाहिए। ax इज इक्वल टू 3 टाइम्स ay डिवाइड बाई 1.8। यदि ax मिल गया तो बाई इक्वेशन 1 हमें dx भी मिल गया। सो dx इज इक्वल टू ऑल्सो 13.67 किलो न्यूटन टूवर्ड्स राइट। ये मिल गए हमें चारों कंपोनेंट्स। अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा हुआ है देख लेते हैं। What else required in this question? Components of the reaction at D. सिर्फ कंपोनेंट पूछे हुए, dx और dy मिल गए। डिस्टेंस hc और मैक्सिमम टेंशन इन द केबल। अब निकालते हैं hc। अब hc कैसे निकालेंगे? क्या यहां पर एक ट्राइंगल बन रहा है? सपोर्ट से पास वाला पॉइंट C है, उसका एलिवेशन निकालना है तो डायरेक्ट शॉर्टकट वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, राइट? वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, dy by dx is equal to vertical distance अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है वहां पे? 4 मीटर्स है। यहां से आपको क्या मिल जाएगा? hc। सो एलिवेशन ऑफ दैट पॉइंट और sag ऑफ दैट पॉइंट और वर्टिकल डिस्टेंस hc इज इक्वल टू 4 टाइम्स dy divided by dx, that is 2.28 meters। ये भी हो गया एक आंसर। अब पूछा है कि what is the maximum tension, तो which part is subjected to maximum tension? सबसे पहले तो यहां पे देखते हैं मैक्सिमम टेंशन इधर यहां आना चाहिए, नहीं तो यहां आना चाहिए, ये तो कंफर्म है। इधर ये पार्ट में टेंशन मैक्सिमम होगा, इधर इसमें टेंशन मैक्सिमम होगा, या फिर यहां होगा। ये मैक्सिमम नहीं हो सकता, एंड पर ही मैक्सिमम होता है। अब ax और dx सेम है, बिल्कुल है, तो हमने क्या देखना है? वर्टिकल कंपोनेंट देखिए खाली, जिसका वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा उस साइड का टेंशन भी मैक्सिमम। तो आप ay और dy की वैल्यू देख लो। ay और dy देखो, पता चल रहा है? ay और dy देखो तो ay ज्यादा है। आप यहां पे लिखोगे हियर ay is greater than dy and ax is equal to dx। ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सो T1 इज मैक्सिमम। ay ग्रेटर आया है तो ay का टेंशन मैक्सिमम होगा, और T1 जो है वो तो रिएक्शन के बराबर ही होता है। T1 इक्वल टू आर ए एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। क्या फिगर से फिर से देखना चाहोगे? ये टेंशन इस रिएक्शन के बराबर होता है। मैंने रिएक्शन मार्क नहीं किया है, आप चाहो तो कर सकते हो। ये बिल्कुल आर ए के बराबर होगा एग्जैक्टली। ये रिएक्शन ऐसे आएगा, और ये T1 के बराबर ही होगा। एंड दिस आर इज गिवन बाय अंडर रूट में ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो हमने क्या देखा कि जिधर का वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा था वहां का टेंशन ग्रेटर हो गया, तो T1 इज मैक्सिमम टेंशन। तो नाउ वी हैव T1 इज इक्वल टू अंडर रूट में ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यूज एंड कैलकुलेट। दिस इज आवर मैक्सिमम टेंशन। ax 13.67, ay 8.2। ये कैलकुलेशन करोगे आपको आंसर मिलेगा इन
किलोमीटर। डन, कोई प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट। अब देखो, सेम फिगर है, सेम प्रॉब्लम है, डायमेंशन भी चेंज नहीं है, लोड भी चेंज नहीं है, क्वेश्चन बदल दिया है। नोइंग दैट द मैक्सिमम टेंशन इन केबल ABCD इज 15 किलोन्यूटन, मैक्सिमम टेंशन 15 है, तो HB फाइंड करो और HC फाइंड करो। इस बार उल्टा कर दिया है, मैंने आपको बताया था मैक्सिमम टेंशन गिवन है। सो प्रोसेस तो सेम रहेगा, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। इस फिगर को मैंने थोड़ा सा एनलार्ज किया है सो दैट वी कैन मार्क रिएक्शंस इजीली। ये आपका AX, AY, यहाँ DX, यहाँ DY। लेट अस मार्क द कंपोनेंट्स AX, AY, DX, DY। This is AX, this is AY, this is DX, this is DY। सेम कंडीशंस लगाएंगे। समेशन fx0 fy0, आधा प्रॉब्लम तो ऑलरेडी सॉल्व है। समेशन fx0 लगाओगे तो AX इक्वल टू DX, इक्वेशन 1। समेशन fy लगाओगे तो AY प्लस DY इज इक्वल टू 16। सेम सॉल्यूशन है, आधी वैल्यू भी सेम आएगी। फिर लिया हमने मोमेंट अबाउट ए पर मोमेंट लेंगे तो DY इंटू 10 माइनस 6 इंटू 3 माइनस 10 इंटू 6 इक्वल टू 0। 6 इंटू 3 क्लॉकवाइज, 10 इंटू 6 क्लॉकवाइज, तो यहां से DY तो वही मिलेगा 7.8। और AY मिल जाएगा 8.2। यहां तक का प्रॉब्लम सेम था। अब आगे प्रॉब्लम है कि हम पार्ट नहीं ले सकते, या ये राइट एंगल ट्राइंगल भी यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि पार्ट लेने के लिए कंडीशन होती है कि एलिवेशन पता होना चाहिए। अब ये तो पता नहीं, ये भी नहीं पता है, तब हमें मैक्सिमम टेंशन दिया हुआ है। तो विच पार्ट इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम टेंशन? फिर से मुझे बताइए कि कौन से पार्ट में टेंशन मैक्सिमम है। इसमें मैं टेंशन मार्क कर लूँ तो ये T1, ये टेंशन T2, ये टेंशन T3। तो टेंशन इज मैक्सिमम इन पार्ट AB बिकॉज AY इज ग्रेटर देन DY। तो बिकॉज AY इज ग्रेटर देन DY, AY इज ग्रेटर देन DY, T1 इज मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 15 किलोन्यूटन। यहां से प्रॉब्लम रिवर्स हो गया। अब T1 कैसे निकालते हैं? तो T1 हमेशा रिएक्शन के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। इफ आई सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ T1 एज 15 किलोन्यूटन, वो गिवन है। AX हमें पता नहीं है और AY हमें पता है 8.2 किलोन्यूटन। यहां से आपके प्रॉब्लम ने करवट बदला है। यहां से पहले क्या था, एलिवेशन दे रखा था, यहां दोनों एलिवेशन अननोन करके उल्टा करके मैक्सिमम टेंशन दे दिया। तो हमें मैक्सिमम टेंशन पता है, इसका मतलब हमें AX की वैल्यू मिल गई। तो AX इज इक्वल टू, यहां से हम कैलकुलेशन करेंगे, सो विल गेट AX इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस 8.2 का स्क्वायर और उसका रूट 12.56 किलोन्यूटन टूवर्ड्स लेफ्ट, सॉरी, AX तो लेफ्ट साइड पर है। एंड सो फ्रॉम इक्वेशन 1 योर DX इज ऑल्सो
12.56 किलो न्यूटन। एक बार रिएक्शन कंपोनेंट्स मिल गए, आपका काम हो गया। अब हमें चाहिए, क्या चाहिए, HB और HC। तो ये पहला पॉइंट है सपोर्ट वाला। क्या आप इस ट्राइंगल का यूज कर पाओगे? ये राइट एंगल ट्राइंगल यूज करो, यहां पर ये राइट एंगल ट्राइंगल यूज करो। सो हम क्या लिख सकते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इस ट्राइंगल के लिए मैं लगाऊं तो AY बाई AX, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट इज HB बाई 3। सो यहां से हमें HB की वैल्यू मिल जाएगी। यू कैन कैलकुलेट दैट। AY AX तो पता है, पुट कर लो। सिमिलरली इस ट्राइंगल में हम क्या लिख पाएंगे? DY बाई DX, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो यहां से हमें मिल जाएगा वैल्यू ऑफ HC। ये भी आप कैलकुलेट कर लोगे। दिस इज योर आंसर। करेक्ट? आ गया प्रॉब्लम बराबर समझ में? ये प्रॉब्लम 2-3 बार पूछा हुआ है। रिवर्स प्रॉब्लम, मैक्सिमम टेंशन दे रखा हुआ है, एलिवेशन पूछा हुआ है, या एलिवेशन 1 दिया हुआ है, आपको मैक्सिमम टेंशन पूछा हुआ है। वैसे प्रॉब्लम जनरली पूछे जाते हैं। दिस इज प्रॉब्लम विथ डिफरेंट लेवल्स। यहाँ सपोर्ट्स आर एट डिफरेंट लेवल्स। नोइंग दैट DC इक्वल टू 3 मीटर्स, ये दिया हुआ है 3 मीटर्स, हमें DB और DD निकालना है और रिएक्शन भी निकालना है। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा ध्यान से करना है, बिकॉज यहाँ सपोर्ट्स आर एट डिफरेंट लेवल्स। चलिए तो फर्स्ट मार्क कर लेते हैं रिएक्शन कंपोनेंट्स। यहाँ पे AX, AY, here EX and EY। ये हो गया हमारे रिएक्शन कंपोनेंट्स। AX, AY, EX, EY। सपोर्ट जब डिफरेंट लेवल पे होते हैं तो थोड़ा केयरफुल रहिए। इफ यू अप्लाई कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, summation Fx equal to 0, again we have AX is equal to EX, और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से इक्वल आ गए। से इक्वेशन नंबर 1, then solving summation F of y equal to 0, AY plus EY -5 -5 -10 इक्वल टू 0। सो क्या मैं डायरेक्ट लिख लूँ? AY प्लस EY इज इक्वल टू 20, है ना? -5 -5 -10 -20, उधर जाके प्लस हो गया। देन टेकिंग मोमेंट अबाउट सपोर्ट A, आप चाहो तो दूसरे सपोर्ट पे भी मोमेंट ले सकते हो। मैं सपोर्ट A पर मोमेंट ले रहा हूँ। यदि हम A पर मोमेंट लेते हैं तो AX 0, AY 0, बट EX इज नॉट 0। EY इंटू 10 एंटी क्लॉकवाइज, this 5 vertical force, तो horizontal distance perpendicular, that is 2 clockwise, this 5 into 4 clockwise, this 10 into 7, that is clockwise,
एंड ई एक्स इंटू वॉट, देखो ई एक्स कैसा फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए डिस्टेंस हमें वर्टिकल चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट के लिए, एंड दैट रोटेशन अबाउट ए इज एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो ई एक्स इंटू 4 इक्वल टू 0। तो यहां पर हमें एक इक्वेशन मिल गया। Our equation is 10 EY plus 4 EX is equal to, let us calculate that. 2 5 into 2 10 plus 20 plus 70, that is 100. Equation number 3. अब हमें लेना पड़ेगा पार्ट। देखिए कौन सा पार्ट लेना चाहिए। हमारे पास ई एक्स और ई वाई का एक इक्वेशन है, तो और एक इक्वेशन ई एक्स और ई वाई का ही चाहिए, और पार्ट हमेशा अपोजिट सपोर्ट से लेना चाहिए, वैसा मैंने बताया था। हमने मोमेंट ए पर लिया हुआ है पहला मोमेंट, तो अब पार्ट ई से लेंगे। ई से कहाँ तक का पार्ट लेंगे, तो जिस पॉइंट का एलिवेशन या सैग आपको पता हो, तो विच पॉइंट का एलिवेशन इज गिवन, डी सी दिया हुआ है 3 मीटर्स, यानी ये आपको पता है 3 मीटर्स, दिस इज गिवन। नाउ विदाउट ड्रॉइंग फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दैट पार्ट हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं इफ यू नो द कंसेप्ट। क्या लिखोगे, सिंपल, कंसीडर, पार्ट का एफबीडी ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, पार्ट सपोर्ट से स्टार्ट होना चाहिए एंड अप टू द पॉइंट वेयर एलिवेशन इज नोन, तो सी का एलिवेशन पता है। आफ्टर कंसिडरिंग पार्ट ई डी सी, टेक मोमेंट अबाउट फ्री एंड नॉट एट द सपोर्ट, बस ये ध्यान रखिए, पार्ट लेने के बाद सपोर्ट पर मोमेंट नहीं लोगे आप, यहां मोमेंट लोगे। तो यहां जैसे आप मोमेंट लोगे, कौन से फोर्सेस की मोमेंट जीरो हो जाएगी, ये 5 किलोन्यूटन जीरो हो गया, इसमें जो टेंशन है वो भी जीरो हो गया, बचे खाली आपके ई एक्स, ई वाई और 10 किलोन्यूटन। तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, ई वाई इंटू 6, आप मोमेंट सी पर ले रहे हो, ध्यान रखिए, ई वाई इंटू 6 एंटी क्लॉकवाइज। देन ई एक्स इंटू व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस नाउ। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा 4 है, ये 3 है, इसका मतलब E और C के बीच का जो डिस्टेंस है ये तो 1 मीटर हो गया। आप EX को ऐसा प्रोड्यूस करो, ये आपका EX ऐसा है, तो आप उसको प्रोड्यूस करोगे तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, 1 मीटर आएगा, एंड रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, तो EX इंटू 1 एंटी क्लॉकवाइज, एंड दिस 10 इंटू 3 क्लॉकवाइज। आया समझ में? क्या आपको पार्ट अलग से ड्रॉ करने की जरूरत पड़ी? बात तो एक ही है, आप EDC को अलग बनाओगे, डायमेंशन लिखोगे, फिर C पर ही तो मोमेंट लेना है, तो अननेसेसरी उतना टाइम वेस्ट मत करो। बट ध्यान ये रखो, पार्ट लेने के बाद सपोर्ट पर मोमेंट नहीं लोगे, सपोर्ट पर एक बार मोमेंट ले लिया, अब हम कभी भी सपोर्ट पे मोमेंट नहीं लेंगे। तो दिस इज 6 EY प्लस EX is equal to 30. This is our equation number 4. अब 4 अननोन थे, 4 इक्वेशन है, सब आंसर मिल जाएंगे। सबसे पहले आप सॉल्व करो 3 और 4 को, तो लेट अस सॉल्व 3 एंड 4। 2 अननोन है, 10 4 100, 6 1 30। तो पहला आंसर आपको मिल गया EY का 1.43 किलो न्यूटन। दूसरा आंसर मिल गया EX का 21.43।
Let me check values once again. ओके सही 1.43 एंड 21.43. अब Ex मिल गया, Ey मिल गया, तो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमें बाकी A के कंपोनेंट्स मिल जाएंगे. Ax और Ex तो सेम था, तो हियर Ax इज ऑल्सो 21.43 किलोन्यूटन टूवर्ड्स लेफ्ट एंड Ay इज इक्वल टू 20 माइनस 1.43. $18.57. All reaction components are clear. You can check the calculation. एक बार आपको रिएक्शन मिल गए फिर तो सीधा सीधा क्वेश्चन पे आइए. क्या क्या पूछ रहे हैं? डीबी चाहिए. क्या आप डीबी डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. इस राइट एंगल ट्राइंगल का हम यूज़ करेंगे ये वाले ट्राइंगल का. तो आप लिख सकते हो AY बाई AX इज इक्वल टू DB डिवाइड बाई 2. वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजेंटल कंपोनेंट. AY बाई AX इज इक्वल टू DB डिवाइड बाई 2. तो यहां से हमें DB का आंसर मिल सकता है. DB इज इक्वल टू AY बाई AX इंटू 2, यानी 2 टाइम्स AY डिवाइडेड बाई AX. वी आर गेटिंग 1.73 मीटर्स. ओके, अब जो पार्ट है दैट इज इंपॉर्टेंट. हमें डी पूछा हुआ है, ये वाला चाहिए हमें. सो ये थोड़ा सा नीचे रहता तो हम इजीली ट्राइंगल बना सकते थे, बट यस हम यहाँ पे एक ऐसा ट्राइंगल बना लेते हैं. एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस ऐसा ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल. तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं EY बाई EX इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस. राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करना है. अब ये डिस्टेंस जो भी मिल रहा है इसमें आप 4 ऐड कर दोगे तो DD मिल जाएगा. आ रही बात समझ में? एक बार फिर से बताऊं. से यहां पर जो ED है इसको मैं सेपरेटली ड्रॉ करके बता रहा हूं सो दैट आपको चीज समझ में आए. यहां आपका EY है, यहां पर आपका EX है, और ये पार्ट कुछ ऐसा है, ये D पॉइंट. यहां पे ऐसा ट्राइंगल बनाया है. तो वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. इससे आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा जो E की लेवल में D तक का जो डिस्टेंस है वो. इसे मैं बोल रहा हूं Y1 या Y डैश. सो बाय ज्योमेट्री ऑफ दिस ट्राइंगल वी हैव EY बाय EX इज इक्वल टू Y डैश डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना है 3 मीटर्स. सो मैं यहां से Y डैश मिल जाएगा, और उस Y डैश में आप 4 ऐड कर लोगे तो आपको DD मिल जाएगा. 3 इंटू EY डिवाइडेड बाई EX. वो बहुत छोटा डायमेंशन है, 0.2 मीटर्स. ये हमें 0.2 मिल गया. अब हमें DD जो पूछा हुआ है वो कहाँ से है, देखिए हमें ये DD चाहिए, तो इतना मिला 0.2, उसमें ये 4 ऐड कर लो तो DD इज इक्वल टू, योर आंसर इज 4.2.
ओके, चलिए और क्या पूछा हुआ है? रिएक्शन एट ई। तो रिएक्शन एट ई तो हमें पता है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, अंडर रूट में ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर इज योर आंसर ऑफ रिएक्शन एट ई। दैट्स इट, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए नेक्स्ट वन। तो केबल सपोर्ट द लोडिंग एज शोन इन फिगर। सिर्फ केबल का ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, इसको आप घुमा के देखोगे तो आपको आगे वाला केबल ही दिखेगा, बट हमें घुमाना नहीं है, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। डिटरमाइन डिस्टेंस एक्स बी, यानी बी का ओरिएंटेशन हमें फाइंड करना है। वी वांट दिस डायमेंशन, ये हमें निकालना है एक्स बी। टेक P is equal to 800 newtons. This force is given 800 newtons. A पर 2 कंपोनेंट मार्क करेंगे, D पर 2 कंपोनेंट्स मार्क करेंगे। At A, AX, AY. At D, dx, dy. रिएक्शन कंपोनेंट स्ट्रिक्टली अवे फ्रॉम द सपोर्ट्स, और ये टेंशन के बीच में दोनों कंपोनेंट्स होने चाहिए, यानी आसपास होने चाहिए। तो दिस इज ax, दिस इज ay, दिस इज dx and this is dy. नॉर्मल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। आप जैसा पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है, नथिंग स्पेशल। समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 माइनस ए एक्स माइनस डी एक्स प्लस 800 प्लस 600 इक्वल टू 0। तो आपको पहला इक्वेशन मिल गया, ax प्लस डी एक्स इज इक्वल टू 1400 न्यूटन्स से इक्वेशन नंबर 1। केबल आपका ऐसा रहता तो जो x है वो y हो जाता, जो y हो x हो जाता, और कुछ नहीं। देन समेशन एफ वाई 0, तो ए वाई माइनस डी वाई इक्वल टू 0, तो ए वाई इज इक्वल टू डी वाई। इक्वेशन 2 फिर ले लेते हैं मोमेंट। आप चाहो ए पर लेना, चाहो ए पर ले लो, सपोर्ट डी पर लेना है डी पर ले लो। इफ यू टेक मोमेंट अबाउट ए, विच फोर्सेज आर पासिंग थ्रू ए एक्स, ए वाई और डी वाई, ये सब ए से पास हो गए, सबकी मोमेंट 0 हो गई। डी एक्स इन टू दिस डायमेंशन 11, रोटेशन क्लॉकवाइज, डी एक्स इंटू 11 क्लॉकवाइज। आप मोमेंट यहां ले रहे हो, बी केयरफुल। 800 इंटू 4 एंटी क्लॉकवाइज, and 600 into 10 anti-clockwise. So from this calculation we can easily find value of dx. हमें यहाँ से dx मिल जाएगा। So 800 into 4 plus 600 into 10, that divided by 11, this is equal to 836.36. Sorry. So dx is equal to 836.36 न्यूटन्स, और dx का डायरेक्शन लेफ्ट साइड पर। ये dx का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो 1 में,
तो हमें AX भी मिल जाएगा। तो AX इज इक्वल टू -1400 कर लो, दैट इज 563.64। AX भी आपका लेफ्ट साइड पर। आफ्टर अप्लाइंग 3 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आपने इमीडिएटली देखना है कि क्या सपोर्ट के पास वाले पॉइंट का एलिवेशन पता है। कोई भी एक सपोर्ट का, ये सपोर्ट के पास वाला पॉइंट ये है, इसका एलिवेशन पता नहीं है। सपोर्ट के पास वाला ये पॉइंट है, यस, इसका एलिवेशन पता है 2 मीटर्स, तो ये डिस्टेंस हमें पता है 2 मीटर्स। तो क्या हम ये राइट एंगल ट्राइंगल यूज करके हमारी वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट is equal to vertical distance upon horizontal distance. Vertical component upon horizontal component is equal to vertical distance upon horizontal distance. अब dy आपको पता है, सॉरी dx, तो dx की वैल्यू पुट कर लो तो हमें dy मिल जाएगा। सो dy is equal to dx by 2, 836.36 divided by 2, 418.18। और dy का डायरेक्शन डाउनवर्ड। dy मिल गया तो यहां से ay मिल गया, ay इक्वल टू dy है, देयरफॉर ay इज इक्वल टू 418.18 अपवर्ड। हो गए सब कंपोनेंट्स क्लियर। अब चाहिए हमें एक्स बी। तो क्या एक्स बी कैलकुलेट करने के लिए आप इस ट्राइंगल का यूज कर सकते हो। इफ आई यूज दिस ट्राइंगल, व्हाट यू कैन राइट, वर्टिकल कंपोनेंट upon horizontal component, vertical component upon horizontal component equal to vertical distance upon horizontal distance। तो यहां से हमें x भी मिल जाएगा। आप नोटिस कर रहे हो कि पूरा मैकेनिकल प्रोसीजर है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो एक्स बी इज इक्वल टू 4ax by ay, 4 इंटू ax is 563.64 divided by ay is 418.18, 5.39 मीटर्स, यानी 5.4 मीटर्स या 5.39 ही रखते हैं। दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्स बी फॉर गिवन केबल। ओके, इस केबल को आप ऐसा घुमा देते हैं तो क्या हमारा पिछले वाला प्रॉब्लम भी तो हो गया था, सेम लेवल का प्रॉब्लम बन जाता, बट आप ऐसा घुमा के सॉल्व नहीं कर सकते। गिवन पोजीशन में आपको इसको सॉल्व करना है। नाउ से दिस प्रॉब्लम, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Cable ABC supports 2 loads as shown in figure. Determine distance A and B when a horizontal force of magnitude 60 Newton is applied at A. ये फोर्स का वैल्यू हमें दिया हुआ है 60 न्यूटन। P इज गिवन 60 न्यूटन। इसका यूनिट लिख लेते हैं यहां पर 40 न्यूटन, 80 न्यूटन, 5 मीटर्स, 10 मीटर्स। ऑल राइट, एफबीडी अलग से ड्रॉ करना है, कर सकते हो। मैं इसी में मार्क कर लेता हूं रिएक्शन कंपोनेंट्स एट सी। यहां पे सी एक्स, यहां पे सी वाई। देखो यहां एक ही सपोर्ट दिया हुआ है, यहां पे सपोर्ट नहीं है, प्रोसेस सेम रहेगा। चलिए सबसे पहले एफ एक्स और एफ वाई लगाएंगे, फिर मोमेंट लेंगे। फॉर एंटायर केबल समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, सो वी हैव सी एक्स
-60 इज इक्वल टू 0। तो Cx इज इक्वल टू 60 न्यूटन। ये आ गया पहला कंपोनेंट। वर्टिकली सॉल्व कर लेते हैं। समेशन f ऑफ y इक्वल टू 0। तो वी हैव cy -80 -40 इक्वल टू 0। cy -80 -40 and so cy is equal to 120 newtons. The direction is upward. अब लेते हैं मोमेंट अबाउट सपोर्ट C। पहला मोमेंट हमेशा सपोर्ट पर लेना है। तो इफ इट टेक मोमेंट अबाउट C x 0 cy 0। अब मोमेंट ध्यान से देखिए, ये 80 जो हैं वो वर्टिकल हैं, 40 वर्टिकल हैं। तो वर्टिकल के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा, हॉरिजॉन्टल के लिए वर्टिकल मल्टीप्लाई होगा। तो दिस 40 इंटू A एंटी क्लॉकवाइज, then this 80 into B, that is also anti-clockwise, and this horizontal force 60 into vertical distance 15, that moment is clockwise, 60 into 15, total vertical distance is 15 given। तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिल गया, that is equation between two dimensions A and B। 40A plus 80B is equal to 900। से इक्वेशन नंबर 1। यहां तक का प्रोसेस तो बिल्कुल सिमिलर है। आप देखिए सपोर्ट के पास वाले पॉइंट के लिए हम हमारा टेक्निक यूज कर सकते हैं। सपोर्ट से पास वाला पॉइंट मतलब B। यहां पर यदि एक ट्राइंगल बना लिया तो इस ट्राइंगल में आप क्या लिख सकते हो, vertical component upon horizontal component is equal to vertical distance 10 meters upon horizontal distance B। राइट ऐसा लिख सकते हैं, cy अपॉन cx इज इक्वल टू 10 अपॉन B। cy हमें पता है 120, cx हमें पता है 60, तो यहां से हमें B मिल जाएगा। So B is equal to 10 Cx by Cy। B is equal to 10 Cx upon Cy। 10 into Cx divided by Cy, 5 meters। तो B का आंसर हमें मिला 5 meters। If we substitute this value of B in equation 1, हमें A की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हम A इजीली बना सकते हैं। A आ जाएगा आपका 900 माइनस 80 इंटू B एंड डिवाइडेड बाई 40, 12.5 मीटर्स। दैट्स इट। ये मिल गया आपका आंसर्स। इस टाइप का प्रॉब्लम 2-3 बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कभी कभी क्या करते हैं, एक डायमेंशन दे देते हैं, एक को अननोन रखते हैं और ये वैल्यू अननोन रखते हैं। इस प्रॉब्लम में मैंने ये दे दिया है और ये 2 डायमेंशन अननोन रखे हैं। बात तो एक ही, एनालिसिस सेम रहेगा, वे ऑफ एनालिसिस सेम रहेगा। यहाँ पे एक वैल्यू डायरेक्ट मिल गई है, वहाँ पे आपको 2 इक्वेशन सॉल्व करने पड़ते हैं। सो केबल में आपको इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक प्रॉब्लम कर लीजिए, दूसरा एक प्रॉब्लम ये देख लीजिए, एक प्रॉब्लम डिफरेंट लेवल का देख लीजिए, एक प्रॉब्लम सेम लेवल का जहाँ हमें HB और SC कैलकुलेट करने के लिए पूछा हुआ था, मैक्सिमम टेंशन दिया हुआ था, और एक प्रॉब्लम जिसमें आपको मैक्सिमम टेंशन कैलकुलेट करना था और ये एक डिस्टेंस निकालना था। इससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। यस, फॉर प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू
यू सॉल्व मोर 3, 4, 5 प्रॉब्लम्स। एटलीस्ट आप 5 प्रॉब्लम और सॉल्व कर लो, मैंने 5 की, आप 5 करो, 10 प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करके जाओगे तो केबल का प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर का एक पार्ट, दैट इज एनालिसिस ऑफ केबल्स। ओके, विल स्टॉप फॉर दिस चैप्टर, दिस टॉपिक, सब टॉपिक, बट डू प्रैक्टिस। ओके।